क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ये का आंसर ए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा क्रम सही है? सबसे 1 नंबर में जो है रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, यानी बी आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम लंबाई भारत की 2933। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो कहीं है नहीं। 6 डिग्री 38 है, तो मान लेना है भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और संपूर्ण भारत कह रहा है ना, तो संपूर्ण भारत मतलब इंदिरा पॉइंट से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट है, तो ठीक तो है, इसे 100% ठीक है। एक का आंसर ये हो जाएगा। 6 डिग्री किस में? ए में नहीं, तो उसको सुधार लेना है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो उसको अपडेट कर लेना है बुक में, उसको कर देना है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। नहीं तो कोई मतलब होगा तो उसको अपडेट कर देना है, ठीक है ना। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, कहाँ लिख ले बुक में बताइए तो। हाँ, 6 डिग्री 45 मिनट। देखे देखे उसको 1 मिनट दे दो। अच्छा, 6 डिग्री 7 मिनट, अच्छा वो 7 है ना, तो 45 हो सकता है, ठीक है। तो 6 डिग्री 4 मिनट जो है ना, 6 डिग्री 4 4, अच्छा उसको 4 को ना, तो 4 4.5 हो गया, माने 45 का मतलब वो भी ठीक है। 6 डिग्री 4 जो है तो वो जो 6 डिग्री 45 है वो एग्जैक्ट है, आई 6 डिग्री 4 एवरेज हो गया, और उस सेकेंड में मतलब जो उसको आधा में औरों बदल दिया, समझ रहे हैं ना। माने 4 5 होना, 6 डिग्री 4 5 मिनट, ठीक है ना, 45 मिनट, तो वो एग्जैक्ट है। तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो एवरेज मानना है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक। बातें समझ में है कि नहीं? माने मिनट को भी 6 जैसे है, 6 मिनट है, तो 6 से 7 मिनट माने 4 मिनट है, ठीक है ना। तो 4 से 5 मिनट के बीच में, ठीक है ना, 4.5 मिनट है, तो इस 4.5 मिनट को कर दिया है 4 5, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट मतलब भी आगे कहे तो 6 डिग्री 4 5 मिनट से लेकर के 45 मिनट से लेकर के और कह देंगे 37 डिग्री 6 मिनट। ऐसे ऑप्शन है नहीं, तो आपको एवरेज आंसर करना है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए अब कितना नंबर क्वेश्चन देखें? 4 में है समुद्र में भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो कहेंगे 12 समुद्री मील। भारत के सबसे अधिक सीमा बनाने वाली देश बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, त्रिपुरा नागालैंड से नहीं लगती है, नागालैंड से नहीं लगती। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 5 नंबर ना। भारत की सबसे अधिक सीमा बनाने वाली बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती? तो नागालैंड नहीं। निम्नलिखित में किस देश की जल एवं स्थल दोनों सीमा भारत से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से जलीय स्थलीय दोनों लगता है ना। म्यांमार से लगता है, श्रीलंका से नहीं लगता। श्रीलंका से केवल और केवल जलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा नहीं लगती। नेपाल की जो है सीमा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। टोटल नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है, जिसमें 651 किलोमीटर की सीमा केवल और केवल उत्तर प्रदेश से लगती है।
सब किन्हीं को बोले थे ना कितना दिन मतलब छुट्टी है तो एक दिन पूरा अच्छा से पढ़ करके आइएगा। अब बारी बारी से पूछेंगे वे भी तुरंत एक एक कर करके। और चलिए देखिए कौन सा स्थान मुंबई में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुंबई में है? तो सर क्रिक है कि पॉइंट काली मेरे है, पॉइंट पेड्रो है, कोलाबा पॉइंट है। तो कौन से स्थान मुंबई में है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। 8 का आंसर डी। 1896 में निर्धारित डुरंड रेखा वर्तमान में किस देश के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। किस राज्य की सीमा 3 देश से नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा 3 देश से लगती है। कौन सा कथन इंदिरा पॉइंट के बारे में सही नहीं है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बात सही है क्या? सही है। इसका पहला नाम पिगमेलियन पॉइंट था, सही है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, तो ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं, 11 का आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं, सब सही है, तो ये बात गलती ना हो गया? समझ में आ रहा है? तो आंसर कौन हो जाएगा? डी। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा काली नदी। पटकाई भूमि की पहाड़ी भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, यानी भारत म्यांमार के बीच, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है, यानी आंसर हो जाएगा म्यांमार। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। इसका ग्रीनविच समय से ही कितना आगे है? तो ये ग्रीनविच समय से ग्रीनविच लंदन स्थित ग्रीनविच वेधशाला 5.5 घंटा आगे है। माने यहाँ सूरज सर उदित हो जाता है, 5.5 घंटा बाद उदित होता है ब्रिटेन में। यहाँ सूर्य डूब जाता है, 5.5 घंटा बाद डूबता है ब्रिटेन में। तो 5.5 घंटा भारत का समय आगे है, पहले हो जा रहा है। यहाँ कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो ये जो है दोनों बघेलखंड के पठार में काटती है दोनों। आंसर 15 का ए। किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मेघालय में नहीं गुजरती है। बाकी हम लोग पढ़े थे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है क्या? तो ये बात एकदम सही है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, सही है। भारत के दक्षिण हिस्सा उपोष्ण कटिबंध और उष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, और उत्तरी हिस्सा में उष्ण कटिबंधीय स्थित है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 6.2% नहीं। तो 17 का आंसर डी। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा उत्तर प्रदेश किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? पंजाब से सीमा नहीं लगती है। बाकी हम लोग पढ़े थे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल से भी सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है ना? नहीं लगती है पश्चिम बंगाल से। अच्छा, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 8 गो राज्य हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो इसे पंजाब नहीं आएगा। भूटान की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, असम से तो लगभग करता है भूटान की सीमा। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो मेघालय से नहीं लगा, आंसर हो गया मेघालय। किस दर्रा में जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? अवस्थित नहीं है। बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा ये लद्दाख में है, और बनिहाल पीर पंजाल, नहीं नहीं ठीक है। इसमें जो है पीर पंजाल बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से जाती है गिलगित, जोजिला दर्रा श्रीनगर से ले, श्रीनगर से जम्मू। तो पीर पंजाल दर्रा कह देंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश तक भी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ऑप्शन ई कर दीजिए, सब है जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा तो वो भी श्रीनगर तक आती है ना, श्रीनगर से लेह तक जाती है, श्रीनगर में तो आ ही जाएगा। पीर पंजाल दर्रा जो है माने गिलगित से लेकर के और श्रीनगर को जोड़ने वाली, तो लद्दाख तक जाती है। श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सिंपल कहते कि एकदम में नहीं है अवस्थित। ठीक है, तो इसको ई कर दीजिए ऑप्शन, और लिख दीजिए बाड़ा लच्चा दर्रा, एकदम है ये नहीं है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, ई करना है और बाड़ा लच्चा लिख देना। ठीक है ना। तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी है ये चारू दर्रा,
ठीक है ना। और किताब में दिया है लद्दाख में एक बुर्जिला दर्रा, ठीक है ना। लेकिन ये जो चारू के चारू दर्रा जो है, इसका विस्तार एवरेज दिया है किताब में कि जो है मुख्य रूप से कहाँ है, ठीक है ना। और इस चारू का विस्तार जम्मू कश्मीर में, क्योंकि श्रीनगर से सब रास्ता खुलती है, श्रीनगर से सारी रास्ता खुलती है। नीचे हम लोग पढ़े भी, तो इसलिए आंसर कर देना है, ई करना है और लिख देना है बड़ा लच्चा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो मतलब स्टूडेंट बनाए, हम बनाते तो होता नहीं, ठीक है ना। ऐसा जो भी लिखा हुआ देते हैं तो हम खुद बनाते हैं, ठीक है ना, जो इसी कलम से लिखा हुआ रहता है। और जो टाइपिंग वाला रहता है तो इस स्टूडेंट को देते बनाने, तो थोड़ी कि इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। इसमें कर देना है ई में बड़ा लच्चा दर्रा, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इसलिए कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती, 3 आंसर करना है। कौन सी दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? माना, नीति, लिपुलेख, परे, तुज्जू मणिपुर से लेकर के जाती है म्यांमार तक, तो तुज्जू दर्रा कर देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रा के समीप प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यह यंग्याप दर्रा के पास प्रवेश करती है भारत में, और जहां पर नमचा बरवा चोटी है, तो यंग्याप हो जाएगा ए आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का ए लेह कश्मीर घाटी को कौन सी दर्रा से जोड़ती है? तो ई है जो जिला दर्रा में है, जो कि श्रीनगर से लेह तक जाती है। तो 24 का आंसर बी कर देना है, जो जिला। कौन सी दर्रा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है, तो ये हो जाएगा इसमें रोहतांग दर्रा, बी। कौन सा कथन, क्या बड़ा लच्चा दिया हुआ है? देखिए तो कहाँ पर दिया है, रोहतांग दिया होगा ना, जिसे भृगु तुंग दर्रा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन सा कथन बनिहाल दर्रा के बारे में सही नहीं है? तो बनिहाल दर्रा यह देश की सबसे छोटी दर्रा है, सही है। जवाहर सुरंग है, जम्मू से श्रीनगर जोड़ती है, लेह से श्रीनगर नहीं। आंसर 26 का डी। भारत मणिपुर म्यांमार को जोड़ने वाली तुज्जू दर्रा है, डी, बी आंसर हो जाएगा। अब अगला बार से सारा क्वेश्चन हम ही सेट करेंगे, समझ नहीं क्यों? क्योंकि एक आध क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं, भले टेस्ट 2 दिन पर हो, है कि नहीं। एक चैप्टर खत्म, चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म, फिर टेस्ट 2 दिन 3 दिन पढ़ भी लेंगे, जल्दी जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, शिमला से तिब्बत को कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाली दर्रा जो है, शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाली शिप किला दर्रा है, जो कि जाती जहां सतलज नदी हम लोग पढ़े थे प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा सी। जीवित जरपुल मेघालय में, जलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा ये भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और नहीं बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, अधील लद्दाख। जलेपला हो गया सिक्किम, बोमडिला हो गया अरुणाचल प्रदेश, सी। रोहतांग हो गया हिमाचल प्रदेश, डी। और अधील हो गया लद्दाख, ए। ठीक है, मिला लिए। कौन कथन सही नहीं है? राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो सही है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। श्रीनगर और गिलगित से बुर्जिला दर्रा जोड़ती है क्या? श्रीनगर से गिलगित को, तो ये सही है। जो जिला दर्रा का निर्माण काली नदी द्वारा हुआ है, तो नहीं, जो जिला दर्रा जो बने सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। क्या जी, क्या है आप लोग का? क्लास देखने आए थे? अच्छा, नीचे भी क्लास मतलब इंक्वायरी रूम है, ऑफिस है, तो यहीं पर क्लास चलता है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाते हैं। लुसेंट जो है फाउंडेशन, टेस्ट होता है, डिस्कशन होता है, मतलब टेस्ट होता है, पढ़ाते हैं, टेस्ट होता है, ठीक है। और अभी टाइमिंग है शाम में 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। नीचे ऑफिस है, ठीक है ना, बाकी सब बता देंगे। जैसे आप नीचे उतरेंगे सीढ़ी से, आगे जाएंगे, फिर इधर जैसे मुड़ेंगे तो सीधे देखिएगा, इधर से इसे जाने के बाद सीधे इसे देखिएगा, छोटा सा ऑफिस होगा, वहाँ बैठा होगा कोई। केबिन जैसे लगा के बैठे, वहाँ पर नहीं होगा कोई अभी, कहीं होगा तो होगा, अभी आया होगा तो वहाँ नहीं होगा, वो शाम में आ रहा है अभी। तो जैसे ही सीढ़ी से उतरिएगा, आगे जाएंगे, फिर ऐसे तो निकल, थोड़ा सा ऐसे मुड़ के जाते ना, तो जैसे इसे पूरब की तरफ देखिएगा ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, तो मैंने ऑफिस बड़ा बड़ा है ना, मेरा छोटा, वो पता नहीं चलता ऑफिस है क्या, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, क्या मतलब, हमको पढ़ाने में मज़ा आता है, हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे होगा तो स्टूडेंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो यही मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, क्या दिक्कत है।
रेंट वेंट निकल दिया जाता है, स्टाफ का खर्चा निकल लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी हम पढ़ाते रहेंगे, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये पढ़ाते रहेंगे, हमको अच्छा लगता है पढ़ाना। चलिए ध्यान दीजिए इधर। और बाकी जो पैसा वैसा के दिक्कत का बात है नहीं, आप ही लोग की तरह छोटा छोटा भाई सब पढ़ के नौकरी ले लिया, अभी जब तक पैसा दे रहा है चल रहा है, नहीं देगा छोड़ छाड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए इधर, कितना नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर है। कौन सा क्षेत्र जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो असम, भूटान, नागालैंड, मणिपुर। तो इसमें आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि पहले तो म्यांमार से सीमा लगती है, चीन से सीमा लगती है, भूटान से लगती है, 3 गो देश से लगती है। अच्छा ये तो हो गया विदेश। राज कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा राज कौन कौन, तो नीचे में जो नागालैंड हो जाएगा, असम से सीमा लगवी करता है बीच में, ठीक है ना। और तो इसमें है नागालैंड असम से हो ही गया, मणिपुर से नहीं लगती है क्योंकि नागालैंड के नीचे में मणिपुर है, तो आंसर मणिपुर। कौन सा कथन रोहतांग दर्रा के बारे में सही है, मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, क्या मनाली और लेह को, तो ये ठीक है। कुल्लू घाटी में हिमाचल प्रदेश लाहौल को स्पीति से जोड़ती है, सही है। दर्रे का पुराना नाम भृगुतुंग है, सही है। तो इनमें से सभी सही है, आंसर हो जाएगा डी। पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम बता दीजिए कौन है, तो सबसे ज्यादा पड़ोसी राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो चूंकि बांग्लादेश इसमें है नहीं, नहीं मतलब क्रम से, क्रम क्या है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो कम से ज्यादा की ओर जाना है ना, तो कम से ज्यादा की ओर जाना है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, है ना। सब कुछ ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सबसे कम नेपाल, तब पाकिस्तान, तब चीन, तब बांग्लादेश, बी, है ना। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, पूर्वी और पश्चिमी राज्य को, पूर्वी और भारत कौन युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश के किबुत्तु और गुजरात के सरक्रिक अंतिम बिंदु है, जहां से लंबवत दूरी हम लोग पढ़े हैं 2933 किलोमीटर। एक में 3400 दिया है, 34। अपने पड़ोसी देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में, नहीं वो कह रहा है पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार माने किलोमीटर में कितना है, तो सब हाँ किलोमीटर जो बताए थे, तो 1751 नेपाल का, पाकिस्तान का 3323, दूसरा हो गया बढ़ रहा ना बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम है ना बढ़ते क्रम, चीन का 3488 तो ओकरा से बढ़ गया, और बांग्लादेश का 4096.7 तो उससे बढ़ गया। अब आ जाना है आदम का पुल, जिसे एडम्स ब्रिज कहते हैं, जिसे राम सेतु कहते हैं, है ना। और यह राम सेतु जो शिव समुद्रम जो सेतु है उसका अंतिम बिंदु धनुषकोडी, धनुषकोडी से लेकर के वह श्रीलंका के तिलैया मनार को जोड़ता है। पढ़े कि नहीं पढ़े सभी, तो आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। 37। भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है भारत, तो सही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, उपयुक्त में से सभी कथन सही है, तो सही है सभी, डी आंसर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी, पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ नहीं, तो उत्तर पूर्वी आंसर हो जाएगा। पूरा उत्तर भी नहीं है तो 38 का है उत्तर पूर्वी। भारत कितने राज्यों म्यांमार की सीमा लगाती है, 4 राज्य से, है ना, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, क्रम से ऊपर से नीचे। भारत देश के अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। कि भूटान के साथ सीमा नहीं लगाती है, सिक्किम लगाती है, अरुणाचल प्रदेश लगाती है, और पश्चिम बंगाल लगती है, मेघालय नहीं। कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है,
कौन सी राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करती है कौन सी राज्य भारत की है? तो हिमाचल प्रदेश तो करती है, उत्तराखंड करती है, बिहार नहीं करती है ना। बिहार की सीमा चीन से नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है सबसे ज़्यादा 1080 किलोमीटर। तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो बिहार की लगती है, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, झारखंड की नहीं लगती, वो नीचे में आ जाता है। चलिए 43 का आंसर हो गया सी। ऐसे ही 3 दिन पर टेस्ट लेंगे, और ताकि टेस्ट लेने में समय भी तो लगता है, और सबका नंबर बोलेंगे, सबसे पूछताछ करेंगे। बोलिए तो 2 नंबर सही क्रम घटते क्रम में कितना नंबर? 9। 1896 में डूरंड रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच। 1896 में डूरंड वर्तमान में किस देश के बीच है? अच्छा 1 मिनट, तो ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जब निर्धारण किया गया था 1896 में, तब था भारत पाकिस्तान, लेकिन ये है वर्तमान में किस देश के बीच है अब, जो 1896 में निर्धारित हो गया था। तो अगर उस समय के बाद कहता 1896 में किसी किसके बीच बांटा गया था, तो भारत और पाकिस्तान। लेकिन वर्तमान में भी निर्धारित रेखा वर्तमान में किसके बीच है? तो कहेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसलिए आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, बाकी सब तो अब अगला बार से टेस्ट लेंगे, भले एक चैप्टर खत्म हो, ठीक है, लेकिन अच्छा से टेस्ट होगा। जिनका जिनका कम नंबर आए सबसे पूछताछ करेंगे, कम नंबर काहे आया, सबका नाम, कितना स्टूडेंट है ये है, नाम लिखेंगे, और हर टेस्ट का जो है नंबर लिखे जाएंगे, और उसका जो है पूरा जो फोटोकॉपी करके, फोटो खींच के घर पर सेंड कर देंगे। आपको मम्मी पापा के पास तो सबके पास मोबाइल है कि नहीं? घर पर भेज करके, और समय हमको रहेगा, समय रहेगा ही रहेगा, समय इतना है, समय काहे नहीं रहेगा, ठीक है। और बीच बीच में हम फ़ोन करके बोलते रहेंगे कि देखिए लड़का नंबर कम ला रहा है, चाहे आपका लड़की का नंबर कम ला रहा है, ठीक है ना। और कोशिश करिए कि ये लोग, मैंने कोशिश नहीं बोल, कहेंगे कि थोड़ा जो है घर पर जाए तो 2-4 डंडा लगाइए, है कि नहीं। हम लगाएंगे तो केस मुकदमा हो जाएगा, लेकिन गार्जियन लगाएंगे तो केस मुकदमा नहीं ना होगा। चलिए ध्यान दीजिए अब। तो अब आगे की बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो टेस्ट हम ही सेट करेंगे और लेंगे टेस्ट 2-3 दिन पर, लेकिन अच्छा से पूरा उसका हिसाब किताब होगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को जानना है दूसरे चैप्टर में, और पढ़ चुके हैं, भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़े कि भारत में पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है ना। तो पर्वत कै परसेंट है? सबसे ऊंचे पर्वत है 10.7%। चलिए बोलते चलना है पहले सबके, नहीं कोई तो बाद की बातें है, अभी हम लोग पहले जो पढ़े हैं उसको समझते हैं, चैप्टर में क्या पढ़े हैं। एक चीज को कम से कम 20 बार पढ़िएगा ना तो याद होगा। बात समझ में आता है ना। तो हम कोशिश यही कर देते हैं 4-5 बार, तो हम तो खुद करा देते हैं, बच जाता है 15 बार। तो जितना बार 4-5 बार पढ़े में समय लगा है ना, इतने बार में आप 15 बार पढ़ लीजिए, इतने समय और लगेगा, आपका 50% तैयारी हो गया, केवल क्लास रेगुलर रहे तो। लेकिन इससे रिजल्ट नहीं होगा, हर पर इसको जो है जितना समय लगा उतना और देना होगा, तब 15 बार रिविजन हो जाएगा। तो जब 20 बार हो जाएगा तो सारी बातें दिमाग में रहेगी, तब खटाखट आप बोलेंगे बातों को, ठीक है ना। तब किसी को कहेंगे नहीं, पढ़ते हैं भुला जाते हैं, तो आप एक बार पढ़े हैं तब भुलाता है, ठीक है ना। 20 बार पढ़ा है उकरे नहीं, वही जो एग्जाम में 2-3 साल तक याद रख लेगा, सब दिन तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बातों को। सबसे ऊंचे क्या है बताइए? पर्वत। कै परसेंट? 10.7। और तब पहाड़ 18.6। तब पठार जो दिया नहीं उसमें 27.7। और तब मैदान कितना परसेंट? 43%। और सबसे ऊंचे जो है पर्वत है, तो हम लोग सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, फिर जो है अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिमी वाला एरिया, फिर दक्षिण भारत, फिर जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट। बस खत्म हो जाएगा। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म। तो अब पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते क्या पढ़ लिए हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के पहले जो टेथी सागर हुआ करता था, जो भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार से हम लोग मानते हैं कि डी डाना, और एक और क्या नाम है, डी डाना, जो सबसे पहले सिद्धांत दिया भूसन्नति सिद्धांत वाला, जेम्स डी डाना। और जेम्स नहीं पढ़ रहे हैं, याद नहीं किए हैं क्या है? नहीं, वो तो मतलब सबसे पहले दिए थे उस सिद्धांत को, जेम्स डी डाना। एक और नाम ना है,
जेम्स डी डाना और जेम्स हाल, ये दो व्यक्ति ने सबसे पहले भूसन्नति सिद्धांत दिया, जो कहा कि पहले यहाँ स्टेथी सागर हुआ करता था। तो ये पहले बोले वाला कौन है? जेम्स डी डाना और जेम्स हाल। ये नया किताब में दिया है, पुराना किताब में नहीं दिया है ये बात, इसीलिए सब किन्हीं को जो है नई किताब से पढ़ना है। बता दिए एक पेज जो है कितना 1000 रुपया का? 50,000। हमारा पूरा हिसाब किताब फिट है, तो 1 रुपया भी कम इधर उधर नहीं है। एक पेज जो है अगर याद कर लेते हैं तो आप 50,000 रुपया कमा लिए, समझ रहे हैं ना, अगर उसकी पूरी बातें आपके दिमाग में है तो। और केवल एक पेज से नहीं, पूरा पेज याद कर लीजिएगा, फिर नौकरी हो जाएगा। और फिर जो जो 50,000 रुपया जो बैंक में जमा किए हैं, ठीक है ना, वो मंथली के हिसाब से आपको जो है मिलने लगेगा, ठीक है। इसीलिए एक पेज 50,000 का है तो 165 रुपये में किताब काहे नहीं खरीदेंगे? इतना सारा पेज जो है, ठीक है ना, आपको नया अपडेट मिलेगा, नई नई बातें मिलेगी। अगर एक ही बात से अगर रिजल्ट छूट गया तो कितना महंगा पड़ जाएगा, इसलिए नया किताब ले लेना है 165 रुपया। अभी जो 1.5 महीना पहले किताब आया है 474 पेज का है तो ठीक है, नहीं तो अगर 461 पेज का भी है तो खरीद लीजिएगा 474 पेज का। चलिए ध्यान दीजिए, तो जेम्स हाल और जेम्स डी डाना ने बताया था कि पहले जो है यहाँ पर हिमालय हुआ, हिमालय के पहले स्टेथी सागर था। और इस भूसन्नति सिद्धांत को कोबर ने विस्तृत रूप से व्याख्या किया। ऐसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर्वत निर्माण की सबसे सटीक सिद्धांत है आज के युग में। और उसने भी बताया है कि इसके पहले यहाँ पर जो है सागर हुआ करता था। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, कोई भी पर्वत निर्माण की कौन कौन सिद्धांत है, कैसे हुआ, तो इसका 5-7 को सिद्धांत है, तो उसी में 2 सिद्धांत हम लोग को अभी याद कर लेना है। भूसन्नति सिद्धांत बता भी दिए थे कि भूसन्नति सिद्धांत क्या है। भूसन्नति सिद्धांत जेम्स हाल और जेम्स डी डाना ने बताया पहले, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो दिया उनका नाम है कोबर, ठीक है ना। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देने वाला हैरी हेस है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हिमालय के बारे में भी हम लोग पढ़े तो पर्वत श्रृंखला के हिसाब से 4 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन हिमालय बोलिए? ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। सब कोई पढ़ क्या होंगे? ट्रांस, बृहत, लघु और शिवालिक। ट्रांस में हम लोग पढ़ते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या क्या बोलिए तो? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और काराकोरम श्रेणी और लद्दाख को अलग करने वाला श्योक नदी है। कौन नदी है? श्योक नदी। लद्दाख और जास्कर को अलग करने वाला सिंधु नदी है, याद है ना। और फिर पढ़े कि काराकोरम जो श्रेणी है, श्रेणी मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे ऊंचा ऊंचा जगह है, तो उसको क्या बोल दिए? पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम वो एक सबकी संरचना है, मिट्टी की बनावट लगभग एक जैसे है, तो उसको ट्रांस हिमालय कह दिए। थोड़ा मिट्टी की बनावट अलग हो गई तो उसे कह दिए बृहत हिमालय। थोड़ा अलग हो गई तो जो बाद में धीरे धीरे ऊपर उठा एक फिक्स समय में और उसकी संरचना एक जैसी है तो उसे लघु कह दिए। और उसके बाद वाला कभी नया नया जो बना है उसको कह दिए शिवालिक। तो इसी में ट्रांस को 3 भाग में बांट, मिट्टी की तो एक ही जैसे है लेकिन उसको 3 खंड बस बांट दिया गया है, थोड़ा बीच में सपाट आ जाने के कारण, बीच में नदी आ जाने के कारण। ऐसे ही सबकी मिट्टी की बनावट एक ही जैसे है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की। काराकोरम की सबसे ऊंची बिंदु की बात करेंगे तो उसकी केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी 8611 मीटर ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है बोलिए तो? 8611 पूछता है ऊंचाई कितनी है इसकी केटू की? 8611। फिर इसी में हम लोग पढ़ते हैं सियाचिन ग्लेशियर है, बैफो है, बाल्टेरो है, हिस्पर है, ये सब ग्लेशियर है 4 गो। सियाचिन, बैफो, बाल्टेरो और हिस्पर। और ध्यान दीजिए इसी में हम लोग पढ़े वैष्णो माता धाम, केदारनाथ, और फिर नहीं अमरनाथ, वैष्णो माता और चरारे शरीफ, यही ना तीनों? वैष्णो माता, अमरनाथ और चरारे शरीफ। केदारनाथ तो लघु हिमालय उत्तराखंड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग जाने ट्रांस हिमालय में ही ट्रांस हिमालय में हम लोग जाने की जो इसमें बताइए दर्रा सब पढ़े थे, है ना। तो दर्रा सब पढ़े बहुत सारे, जो अधिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, सब तो ट्रांस हिमालय में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जाने बृहत हिमालय। बृहत हिमालय में जाने कि नंगा पर्वत से लेके, नंगा चोटी से लेके जम्मू कश्मीर में और नमचा बरवा और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, सबसे लंबा है। और 6000 ऊंचाई में भी सबसे ज़्यादा है, 6000 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है, 6 किलोमीटर। और इसकी ऊंची चोटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी में नंगा पर्वत, कामेट, नंदा देवी, इसी में पढ़े हम लोग
गौरी शंकर, मकालू, मसालू, कंचनजंगा, ठीक है ना, और ये नमचा बड़वा, ठीक है ना। ये सब चोटी कहाँ पर है बताइए तो? बृहत हिमालय में, बृहत हिमालय। और ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय को अलग करने वाला, चलिए जल्दी जल्दी बोलना है, ट्रांस बृहत को अलग करने वाला कौन? ITSZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन। ट्रांस बृहत को, बृहत लघु को अलग करने वाला MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और बृहत को लघु से अलग करने वाला वही MCT हो गया। और लघु को शिवालिक से अलग करने वाला कौन? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर हम लोग पढ़े कि यही लघु जो बृहत लघु हिमालय है, जो MCT से अलग हो रहा है बृहत हिमालय से, तो इस लघु हिमालय में बहुत सारी घाटियाँ है। पीर पंजाल घाटी जम्मू कश्मीर, धौलाधर घाटी हिमाचल प्रदेश, मसूरी नाग टिब्बा उत्तराखंड, महाभारत रेंज नेपाल। और इसी में पढ़े कि ऊंचे वाला जगह में छोटा छोटा घास का विस्तृत एरिया रहता है, तो जम्मू कश्मीर में इसे कहते हैं मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। और खानाबदोश जनजाति एक रहती है जिसका नाम है भोटिया, जो कि उत्तरी क्षेत्र में चल जाती है लघु हिमालय के गर्मी में, और ठंडी के समय में फिर नीचे उतर जाती है। फिर इसी में हम लोग मसूरी से लेके, मनाली से लेके, कुल्लू से लेकर के, लाहौल से लेके, ये सब पढ़ेंगे। कौन हिमालय में है? लघु हिमालय में ही है। कौन हिमालय में ही? सभी लघु हिमालय में ही है। फिर हम लोग पढ़े लघु हिमालय के बाद, लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को बोलते हैं नवीन हिमालय, निम्न हिमालय। और ये सबसे बाद में बना है। यहाँ की मिट्टी इतना संगठित नहीं है कि पूरी मतलब मजबूती से बंधा हो, जिसके कारण जो है कभी कभी भूस्खलन की घटना उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे चट्टान टूट के नीचे गिर जाता है एकाएक। तो ये भूस्खलन की घटना कहेंगे कहाँ पर होते हैं? तो कहेंगे शिवालिक हिमालय में होते हैं, नवीन हिमालय में होते हैं, निम्न हिमालय में होते हैं। जहाँ पर दून घाटी है, द्वार घाटी है, देहरादून कहेंगे कौन हिमालय में है? शिवालिक हिमालय में। हरिद्वार कहाँ है? शिवालिक हिमालय में। काठमांडू कहाँ है? शिवालिक हिमालय में। उसके नीचे के भाग को तराई क्षेत्र कहते हैं, शिवालिक हिमालय के। फिर नदी के हिसाब से एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिडनी बुरार्ड। क्या नाम है बोलिए तो? और इन्होंने जो है नदी के बीच के हिसाब से जो है 4 प्रादेशिक क्षेत्र में हिमालय को बांटे। सबसे पहले सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय बोला गया, और जो 560 किलोमीटर लंबाई की है। और सतलज से लेके काली नदी के बीच के कुमायूं हिमालय बोला गया, जो 320 किलोमीटर की है। और काली नदी से लेके और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय बोला गया, जो कि 800 किलोमीटर है। और तीस्ता नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय बोला गया, जो 720 किलोमीटर है। फिर इसी में हम लोग जाने कि झेलम नदी के किनारे जो कश्मीर हिमालय है, उसके द्वारा लाए गए मलों से एक मिट्टी बना है जिसे करेवा मिट्टी कहते हैं। इस करेवा मिट्टी में जफरान की खेती होती है। जफरान एक पुष्प है जिसके वर्तिकाग्र से केसर तैयार किया जाता है, जो कि पोषकता के दृष्टिकोण से सबसे अधिक पोषक तत्व वाला चीज़ है केसर। तो ध्यान दीजिए, इसलिए इस झेलम नदी के आसपास के क्षेत्रों में केसर का उत्पादन होते हैं। और केसर उत्पादन में भारत का 1 नंबर का राज्य, 1 नंबर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। और अगर कहें कि यह झेलम नदी के किनारे डल झील है, बुल्लर झील है, जो मीठे पानी की सब बड़ी झील है। 1 नंबर में बुल्लर झील, 2 में डल झील। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं लद्दाख में जो है सोमुरिरी और पैगोंग झील है, जो खारे पानी की झील है, जो सब कश्मीर हिमालय के अंतर्गत में आता है। माने सिंधु नदी और इस सतलज नदी के बीच में आता है। कश्मीर हिमालय का मतलब ही हो गया, या पंजाब हिमालय इसको कहते हैं। और ध्यान दीजिए, फिर जो है हम लोग पढ़े कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में पढ़े कि जितना गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, सब कौन हिमालय में पड़ता है? इस सभी जो है कुमायूं हिमालय यानी कि उत्तराखंड में पड़ते हैं। फूलों की घाटी इसी में पड़ता है, जिसको जो है यूनेस्को की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। किसको बताइए? फूलों की घाटी को 1882 में राष्ट्रीय विरासत में सूचित किया गया, और विश्व विरासत यूनेस्को में सूचित किया गया 2005 में। ऐसे फूलों की घाटी में एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित करके एक बायोस्फीयर रिजर्व मंडल जो है घोषित किया गया है, जिसमें भारत में 18 गो जैव रिजर्व मंडल है, जिसमें जैव विविधता ज़्यादा मिलता है, जिसमें से 12 गो को यूनेस्को ने भी सम्मिलित कर लिया है। 18 गो में 12 गो को तो ये सम्मिलित है। कौन? यही फूलों की घाटी, नंदा देवी, दोनों जोड़ के, जिसको फूलों की घाटी ही कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें। फिर हम लोग पढ़ें कि इसी में आगे के उत्तर पूर्वी हिमालय जो है, तो इसमें हम अरुणाचल प्रदेश में गारो खासी, अरुणाचल प्रदेश में डफला, अहोर, मीरी, मिसमी, याद है ना सब किन्हीं को? डफला, अहोर, मीरी, मिसमी, ये कहाँ की
पर्वत है अरुणाचल प्रदेश की, और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को अलग करता है। नीचे नागालैंड की पहाड़ी आ जाएगा, जिसकी सबसे ऊंची बिंदु माउंट सारामती है, जो कि म्यांमार सीमा से लगने वाला सबसे ऊंची बिंदु है। और उसके नीचे नागालैंड आएगा, नागालैंड तो ठीक है, उसी में सारामती हो गया। उसके नीचे मणिपुर आएगा, मणिपुर की पहाड़ी को लेमाटोल पहाड़ी कहते हैं। और मणिपुर के नीचे मिजो पहाड़ी आएगा, मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची बिंदु ब्लू माउंटेन होगा। और लेमाटोल जो मणिपुर की पहाड़ी है, उसके जो है पश्चिम भागों में बेराइल पहाड़ है, जिसमें बड़ाक घाटी अवस्थित है, क्योंकि बड़ाक नदी वहाँ से बहती है। और वहीं आगे जलती है तो 3-4 नदी आके मिल जाती है, तो उसी के धार को मेघना कहते हैं, जो बाद में मिल जाएगी। ब्रह्मपुत्रा गंगा दोनों जब साथ में आ रही होती है, ठीक है, यानी जमुना पद्मा जब साथ आ रही होती है तो उसमें मिल जाती है, और मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये बेराइले पहाड़ से शुरू होता है। यह चाय, जूट, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे चाय की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है बराक घाटी में। फिर गारो खासी जयंतिया मेघालय की, और मिकी रेंगमा असम की, ये सब दक्षिण भारत के पठार का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग जाने। और जो खासी है उसी में चेरापूंजी है, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ऐसे ही पूरा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी को शिलोंग पठार के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लोग इतनी सारी बातें पढ़े। और फिर 16 गो राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश से स्थलीय सीमा भारत की लगती है। फिर हिमालय नहीं, स्थलीय सीमा नहीं, हिमालय का विस्तार जो है कितने राज्य, 9 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश। वो तो स्थलीय सीमा ठीक है कि 16 राज्य से लगती है, लेकिन और 2 केंद्रशासित प्रदेश से स्थलीय सीमा। आई कह रहा है कि हिमालय का विस्तार, तो कहेंगे 2 राज्य, 2 केंद्रशासित प्रदेश और 9 राज्य। फिर तो ये खत्म हो गया इतना पढ़ने के बाद हिमालय। 5 भागों में बांट के भौतिक स्वरूप चैप्टर को समाप्त करते हैं, एक बार खत्म हुआ। दूसरा हम लोग मैदान पर है, उत्तर भारत यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो कि मैदानी क्षेत्र का निर्माण की है। तो यही शिवालिक हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर नीचे, ठीक है, ऐसे तो लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है नीचे मैदानी क्षेत्र का, लेकिन चौड़ाई मात्र 150 से 300 किलोमीटर है चौड़ाई। इसे लंबाई में आते चलेगा हिमालय से आते 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 बंगाल की खाड़ी तक, तो 3200। ये जो चौड़ाई है इसकी लंबाई कहेंगे 150 से 300 किलोमीटर। तो ये 8 से 10 किलोमीटर जो शिवालिक के नीचे आइएगा चौड़ाई में, तो उस सबको हम लोग कहते हैं भाभर। क्या बोलते हैं? भाभर। भाभर ये कहते हैं जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े रहते हैं, जो नदी की धार बहा के अब नहीं ले जा सकती, क्योंकि अब ढलान उतना नहीं है, पर्वत से उतर गई है, तो ढलान कम हो गया है। तो ऐसे बड़े बड़े पत्थर बीच में जल के धार को कहते हैं भाबर। और भाबर के नीचे 10 से 12 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तराई कहते हैं, या छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के कण सभी बीच में जमा हो जाता है, और इसमें घनघोर जंगल देखने को मिलता है, ठीक है ना। और माने वनस्पति इधर की विविधता पाई जाती है, वनस्पति और जीव जंतुओं की भी। और फिर हम लोग इसी में हम लोग जाने वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता पाई जाती है किस में? तराई क्षेत्रों में। और यहाँ जलोढ़, उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके नीचे वाला जितना नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं। और जलोढ़ मैदान 2 टाइप का है, जल ओढ़ के लाया है जो मलबा वलबा उससे निर्मित जो मैदान बना है उसे कहेंगे जलोढ़ मैदान। अब ध्यान दीजिए, हरियाणा और दिल्ली सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच, कहेगा कि उत्तरी सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को अलग करने वाला एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली और एक राज्य हरियाणा है। के ऊपर में सिंधु नदी तंत्र कहते हैं हरियाणा के ऊपर वाला को, और उसके नीचे को गंगा नदी तंत्र, जो कि उत्तरी मैदान बना है उसकी बात कर रहे हैं। उत्तरी मैदान को 2 भागों में बांट देते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र के द्वारा तो जो नदी सब आई है तो मैदान बना है, और गंगा नदी तंत्र के द्वारा भी बना है। तो हरियाणा दिल्ली जो है विभाजक है,
उत्तरी मैदान को दो भागों में बांटने वाला। एक सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान, सिंधु नदी तंत्र के द्वारा। सिंधु नदी तंत्र में आ जाएगा झेलम नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सब। तो इस सब के द्वारा निर्मित मैदान। और गंगा नदी तंत्र में यमुना आ जाएगा, बात समझ ना, चंबल आ जाएगा, केन आ जाएगा, बेतवा आ जाएगा। इसमें जितना सारा नदी हम लोग गंगा नदी तंत्र में पढ़ेंगे सब आ जाएगा। और फिर पढ़े अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो अरावली पर्वत ये सब पढ़े हैं ना, इसमें ये सब कहाँ तक पढ़ लिए थे बताइए तो? ये जो है अच्छा यहाँ तक, वीरों के मठ तक नहीं, अरावली पर्वतमाला तक, क्योंकि आगे वाला आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो इसी ही बता रहे हैं क्योंकि पढ़ा हुआ है। अरावली पर्वतमाला दिल्ली से लेके अजमेर तक फैला है। दिल्ली से लेके अजमेर तक कंटिन्यूअस नहीं है, अजमेर से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। अहमदाबाद की कौन जगह तक? तो पालनपुर जगह, गुजरात में जो पड़ता है अहमदाबाद, उसके पालनपुर जगह तक इसको पढ़े थे। और इसकी सबसे ऊंची बिंदु पढ़े थे गुरु शिखर, जो माउंट आबू की सबसे ऊंची बिंदु है गुरु शिखर। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये सब पढ़े गुरु शिखर। और अधिक चौड़ा जो है अरावली वो है उदयपुर में, और सबसे कम चौड़ा है अजमेर में। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इस अरावली के पश्चिमी भागों में जो नदी बहती है लूनी नदी, बड़ी नदी है, और लेकिन ये जल स्थल में ही विलीन हो जाती है गुजरात के कच्छ की रण में जाकर के, स्थल में ही विलीन हो जाती है। वो नदी का नाम क्या है बताइए? लूनी नदी। और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भागों से नदी शुरू होती है बनास नदी, और ये सबसे बड़ी नदी है अरावली से शुरू होने वाली। और ये वन की आस में लोग यहाँ पर उम्मीद लगाया है आज तक कि कभी न कभी इसके किनारे घनघोर जंगल बनेगा, लेकिन अभी तक बना नहीं है। हर साल बारिश के समय के कुछ दिन के बाद घनघोर जंगल बन जाता है, फिर इतना सूरज के प्रकाश पड़ता है उस एरिया में, रेगिस्तान इतना गर्मी पड़ता है कि सब सूख जाता है, ठीक है ना। फिर आस निराश में बदल जाता है, ठीक है ना, मतलब कि उम्मीद निराश में बदलता है, फिर आस में सब लग जाता है कि फिर अगला बार कहीं। इसीलिए इस नदी को कहते हैं बनास नदी, वन की आस की नदी। कौन नदी? बनास नदी। और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। कौन? बनास नदी, जो राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है। वो नदी का नाम क्या है? बनास नदी। फिर हम लोग जाने जो यह लूनी नदी, बनास नदी है, ये शुरू कहाँ से होती है? जब इतना विशेषता है तो याद रखना है, ये शुरू होती है राजसमंद जिला एक कुंभलगढ़ जगह से 5 किलोमीटर दूर। माने कुंभलगढ़ बहुत बड़ा शहर है, राजसमंद जिला के कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जिसका नाम है खमनोर पर्वत, और उसी के एक जगह है वीरों का मठ, माने घर से बनाया गया है जहाँ पर वीर लोग वहाँ पर रहते थे। तो वीरों का मठ से शुरू होती है। वैसी नदी जो जमीन से शुरू होती है, जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उसे अंतःस्थलीय नदी कहते हैं, उसे द रिवर ऑफ इम्फेमेरल कहते हैं। और फिर पढ़े, अब यहाँ से जानना है सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, मालवा पठार। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें मालवा पठार जो कहाँ है, तो भारत में उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करने वाली एक पर्वत है, ठीक है ना। और इस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। इसी विंध्याचल पर्वत के उत्तर और दक्षिण भाग, विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को बांटता है। इसके ऊपर उत्तरी भारत कहते हैं और इसके नीचे दक्षिण भारत कहते हैं। अब देखिए, ये मालवा के पठार पश्चिम मध्य प्रदेश वाला एरिया पूरा है, तो इसके जो है पश्चिम में है मालवा का पठार, एकदम ही पश्चिमी एरिया में। पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। और यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान एरिया तक भी, ये वाली एरिया राजस्थान का है, राजस्थान में भी फैला हुआ है। यह पठार त्रिभुजाकार आकृति में है, ये त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी ढाल उत्तर पूरब की ओर है, यानी इधर से ऐसे है ढला, यानी इधर ऊंचा है, इधर नीचा है, ठीक है ना।
ऐसे ढलाओ, ठीक है ना, थोड़ा इस टाइप से बना, इसे भी और थोड़ा इधर से, उत्तर पूरब की तरफ ढलाओ, ये इस टाइप से ढलाव रहे, ठीक है ना। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है ना। इसी के विंध्याचल पर्वतमाला के और ये पूरा जो है विंध्याचल, ये है मालवा का पठार। तो उत्तर में हो गया विंध्याचल, दक्षिण में इधर पहाड़ी है सतपुड़ा की पहाड़ी, उत्तर में विंध्याचल, नीचे में सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिम में गुजरात, और ये राज्य का नाम क्या है, पश्चिम वाला, इसके जो पश्चिम में राज्य है इसका नाम क्या है, गुजरात। उत्तर देख लिए, दक्षिण देख लिए, पश्चिम देख लिए, पूरब, पूरब में बुंदेलखंड की पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है बुंदेलखंड की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, पूरब में बुंदेलखंड, और पश्चिम में नहीं बुंदेलखंड पड़ता है, याद रखिए उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का एरिया, कि बुंदेलखंड जिला मतलब ही घोषित किए, मतलब मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है चारों ओर से, इसे ना कि इधर मध्य प्रदेश है पूरा, और ऐसे करके उत्तर प्रदेश है, और इधर आगे इस पहाड़ी को कहते हैं बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश के अंदर में चल गया है, ठीक है ना। लेकिन इसके किनारे किनारे जो है मध्य प्रदेश है, लेकिन है किसका भाग, उत्तर प्रदेश का, पूरा एरिया उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो ये बुंदेलखंड। तो इधर कह दिए बुंदेलखंड, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, और इधर में गुजरात पश्चिम में। तो चौहद्दी मालवा पठार के बता सकते हैं ना, मालवा पठार के उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, पूरब में बुंदेलखंड, और पश्चिम में गुजरात। ये काली मिट्टी का बना हुआ है, जो मालवा के पठार कहेंगे किसका बना हुआ है, काली मिट्टी का, जिसमें कपास की उत्पादन होती है सबसे ज्यादा। इसकी ऊंची बिंदु माने इसमें उत्पादन होता है कपास की और सोयाबीन की, और इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, पता है ना, सोयाबीन का प्रदेश मध्य प्रदेश। लेकिन सोयाबीन उत्पादन में विश्व में 1 नंबर कौन है, याद है ना सबके निको, विश्व में 1 नंबर जो है सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका है। ब्राजील था, कुछ पहले अमेरिका था, कुछ दिन 1 साल के लिए ब्राजील था, फिर आ गया है कौन, अमेरिका, ठीक है ना। सोयाबीन उत्पादन में 1 नंबर में कौन है, अमेरिका। लेकिन भारत में कहेंगे तो कौन, मध्य प्रदेश। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार है। मालवा की भी किताब, ये भी सब बातें जो किताब में पुराना नहीं दिया होगा, नया में दिया है, तो सबका एक ही सार है कि नया किताब ही खरीद लेना है, क्योंकि जब अपडेट किया है तो सिंपल है, हर पेज को अपडेट किया होगा, 4-5 लाइन हर पेज में होगा नया, ठीक है। तो शिगार किसकी सबसे ऊंची बिंदु है बताइए, मालवा पठार की, 881 मीटर, और इसे निकलने वाली प्रमुख नदी चंबल, बेतवा और छिपरा, काली सिंध, पार्वती, काली सिंध और पार्वती। देखिए ये मालवा पठार है, और यही से शुरू होती है मऊ जिला, हम लोग पढ़ेंगे आगे नदी चैप्टर, चंबल नदी, चंबल नदी यमुना में मिल जाती है इटावा के पास, आगरा के समीप, ठीक है। तो चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है, गंगा के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चंबल नदी यहीं से शुरू होती है मालवा पठार से। बेतवा नदी, इससे थोड़ा पश्चिम पूरब की ओर जाएंगे, बेतवा नदी डायरेक्ट जाके यमुना में मिलती है, चंबल भी यमुना में, बेतवा भी यमुना में, और छिपरा नदी ई चंबल में मिल जाती है। छिपरा नदी कहाँ मिल जाती है, चंबल में, और इसी के किनारे उज्जैन शहर है, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ हर 12 बरस पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 12-12 बरस पर लगता है, अब 5 जगह लगता है, तो इसीलिए देखते अभी तो 2 साल पहले कुंभ लगल था, फिर कुंभ लग गया, सोचे थे 12 बरस, तो 12 बरस एक जगह लग गया, वहां पर फिर लगेगा 12 बरस बाद, लेकिन 5 जगह लगता है, तो 2-2 बरस पर नहीं आ जाएगा, 2.5 बरस पर एक बार कुंभ मेला। लेकिन एक जगह जब लग गया तो कितना दिन के बाद, 12 बरस बाद। और सबसे महाकुंभ लगता है, ठीक है ना, प्रयागराज इलाहाबाद में अभी लगा था ना, जिसमें IITN बाबा पॉपुलर हो गया था, जिसमें मैंने ये सब सब जो है जो मतलब क्या है कि यही सब टीवी पर आता है, सब देखता है, तो सब यही जानता है, लेकिन ये सब कोनो पॉपुलर हो वाला बात नहीं है। जो बड़ा बड़ा ज्ञानी है,
शिव तत्व के जो सही वास्तव में जानना चाहता है, वो सब ना बड़ा आदमी है। ऐसे जो बाबा इटेनो उसका सोच ठीक था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें कि यहाँ कुंभ मेला लगती है, महाकुंभ, अब बाकी जगह उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, बनारस और इलाहाबाद, 5 जगह लगती। कहाँ? उज्जैन, नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पढ़ेंगे, नासिक, और उसके बाद हरिद्वार, काशी यानी बनारस, और उसके बाद इलाहाबाद। ये प्रयागराज जो महाकुंभ यहाँ लग गया। तो उज्जैन में भी लगता है, कौन मंदिर? सब शिव जी के मंदिर, शिव जी की पूजा होती है। तो वहाँ महाकालेश्वर मंदिर है शिव जी की वहाँ पर। और ये किस नदी के किनारे? उज्जैन, ये जो है क्षिप्रा नदी के, इसी को क्षिप्रा भी कहते हैं, इसी को शिप्रा भी कहते हैं। कहीं पर लिखा रहेगा क्षिप्रा भी, तो समझना यही नदी है। काली सिंध ये भी मिल जाती है आगे चल करके बनास में, इधर जो है चंबल में है। और पार्वती भी जाके मिल जाती है आगे चंबल में है। तो देखिए, चंबल की 3 सहायक नदी, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। चंबल की 3 सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, जो अलग अलग जगह से शुरू होती है, लेकिन सब मालवा के पठार से ही। और चंबल खुद शुरू होती है कहाँ से? मालवा के पठार से ही। और एक अलग नदी जो कि चंबल तंत्र से अलग है, उसका नाम है बेतवा नदी। कौन नदी है? बेतवा, जो डायरेक्ट जाके यमुना में मिलती है। तो 5 नदी तो आप बोल सकते हैं, बोलिए कौन कौन? चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। चंबल, बेतवा, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इस माही नदी देखिए इसी पठार के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती है। और ये मुख्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहद झील है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में धार जिला है और मिंडा ग्राम के पास से निकलती। देखिए इसी मालवा पठार में मऊ जिला, यहाँ पर जो है मऊ जिला से तो चंबल नदी शुरू हुआ, ये धार जिला से। कौन जिला है? धार जिला, जहाँ से शुरू होती है माही नदी। और बताइए इधार जिला के कौन जगह से शुरू होती है? तो याद रखना है, धार जिला है, जिला का नाम क्या है? धार। और यह माही नदी इस पठार में शुरू होती है। माही नदी का मुख्य जल स्रोत विंध्याचल पर्वत के मेहद झील, धार जिला है, और वहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील, और गांव का नाम है मिंडा ग्राम से निकलती है। बस 3 बात बोले के है। धार जिला के मेहद झील, धार जिला के मिंडा ग्राम के मेहद झील से। क्या बोलेंगे? धार जिला मिंडा ग्राम के में एक झील है जिसका नाम है मेहद झील, और मेहद झील से शुरू होती है एक नदी जिसका नाम है माही नदी। और ये मालवा पठार में पड़ेगा। तो कहेंगे मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के धार जिला के मिंडा ग्राम के मेहद झील से एक नदी शुरू होती है, जिस नदी का नाम है माही नदी। और ये जो है नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार आके काटती है। वो नदी का नाम क्या है? माही नदी। और प्राचीन काल में मालवा अवंती जनपद का हिस्सा हुआ करता था। 16 महाजनपद हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक जनपद है अवंती जनपद। कौन जनपद? और इसी क्षेत्र में उज्जैन एरिया में 2 जगह राजधानी था इसका, एक उज्जैन और एक माहिष्मती। अवंती जनपद 2 जगह राजधानी थी। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे है, जहाँ महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ कुंभ मेला लगता है। तो 2 जगह राजधानी था उसका। उत्तरी राजधानी था उज्जैन, और दक्षिण में और पहाड़ी एरिया था, तो उसका राजधानी था माहिष्मती। ये बाहुबली साम्राज्य, बाहुबली साम्राज्य नहीं, वहाँ के राजा थे बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, फिर महेंद्र बाहुबली, फिर पहले अमरेंद्र, फिर कुछ दिन के लिए अमरेंद्र, तब भलाल देव, तब उसके बाद अमरेंद्र बाहुबली, तब महेंद्र बाहुबली। पहले अमरेंद्र, तो अमरेंद्र को मार दिया सब भगा भगा के, तब बना इधर से भलाल देव 25 साल तक, क्या जी ठीक है ना। और 25 साल के बाद बना फिर महेंद्र बाहुबली, सत्ता स्थापित किया। तो देखे ना पूरा पहाड़ी एरिया है, तो उसी पहाड़ी एरिया में जो है उस साम्राज्य का नाम है माहिष्मती साम्राज्य। सुने कि नहीं सुने हैं? माहिष्मती साम्राज्य बड़ी साम्राज्य थी। तो ये जो है माहिष्मती उज्जैन की राजधानी, मतलब उत्तरी और दक्षिणी राजधानी थी, जो कि अवंती जनपद की। ऐसे उसमें जो है एक हीरोइन जो एक्टिंग की है महेंद्र बाहुबली की, जो
अपोजिट है, उसका नाम अवंतिका है ना। तो सब उस जगह पड़ता है, तभी तो अवंती जनपद है कहेंगे। तो अवंती जनपद, ध्यान दीजिए, कौन जनपद है बोलिए तो अवंती जनपद। और इस यह जो है जितना पढ़ रहे हैं ये सब अवंती जनपद में पढ़ते थे। और उज्जैन इसकी राजधानी थी, उत्तरी राजधानी। लेकिन दक्षिण राजधानी कहेंगे तो कौन सी, माहिष्मति। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, इसी पठार में। सब पढ़ रहे हैं कौन पठार के बारे में, मालवा पठार। और सांची का स्तूप, सांची जगह है जहाँ पर अशोक ने जो है स्तूप बनाया था। बौद्ध धर्म के जितना सभी अवशेष सब रहे उस सब में रखे जाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप, ठीक है ना, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में ही पड़ता है, जो कि मालवा पठार में ही आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सांची का स्तूप को वैश्विक यूनेस्को की सूची में भी सम्मिलित किया गया है। चलिए सब याद रखना है। ये कितना बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। ये सांची का स्तूप अशोक बनवाया है, बड़ा स्तूप है। मांडू का खंडहर, ये जो है बहुत बड़ा किला था। इसमें अल्लाह उदल नाम के पिताजी चंदेल वंश के राजा से संबंधित, मतलब उनका संबंध था, सेना नायक वगैरह, सेनापति थे। और उनके पिताजी लड़े मांडू के राजा से, चंदेल वाला ने राजा मांडू से लड़ा, चंदेल शासक ने लड़ा, इसकी राजधानी खजुराहो थी, खजुराहो वाला लड़ा मांडू वाला से, ठीक है ना। तो इसके पिताजी को जो है टांग दिया था, अल्लाह उदल के पिताजी थे, उसको टांग दिया, मतलब मार करके उसके सर काट करके जो है एक पेड़ के ऊपर में किसका कोई जो है अंतिम दाह संस्कार तक नहीं करने दिया, ठीक है ना। तो बाद में जब अल्लाह उदल बड़ा हुआ 8-10 साल के बाद, ठीक है, उसका पुत्र, तो उसने जो है दो ही, मतलब जो है 6 भाई था जिसमें 2 भाई बड़ी शक्तिशाली था, अल्लाह उदल, ठीक है ना। और इसने जो है गुप्त तरीका से भेष बदल करके 10-20 आदमी मिल के पूरा मांडू को जीत लिया, समझ रहे हैं ना। और ये मांडू से अपने जो पिताजी का जो अंतिम रूप से हड्डी वगैरह जो सब बचा था दाह संस्कार भी किया, और मांडू के उस बड़े से क्षेत्र को जीता है। और अल्लाह उदल का नाम मध्य प्रदेश राजस्थान में गीत गाया जाता है, अल्लाह उदल के गीत, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, मांडू का किला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने। तो मांडू का किला, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और सांची का स्तूप, ये सब कहाँ पर है बताइए, मालवा के पठार में। कर्क रेखा मालवा पठार को 2 हिस्सा में बांटती है, कर्क रेखा मालवा को 2 भाग में बांटती है, इसको दोबारा के काटती है कौन, माही नदी, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं 10-15 मिनट, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। ऐसे हम भी बड़ी दूर से आए हैं 4 बजे, ठीक है ना। मेरी नानी जो है कल डेथ कर गई, तो हम गए थे परसों, मतलब डेथ की रात में, तो हम कल रात भोरे में निकले और गए वहाँ, ठीक है ना। बरीगिनिया जानते हैं आप लोग, नहीं, सीतामढ़ी की तरफ है, उधर गए, फिर हाँ उधर से फिर आए सब, तो मतलब जगह ही है पूरा। तो 4 बजे आए, तो 2-3 घंटा सोए हैं, फिर आए यहाँ। तो ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो जारी रहेगा, काम जारी रहेगा सबके नहीं का, ठीक है, ताकि जो है कुछ ना कुछ 2-4 आदमी को आप फायदा पहुँचाइए, माँ बाप सबके नहीं को। ध्यान दीजिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। और यह जो है हम लोग पढ़ लिए मालवा पठार के बारे में, अब आगे की बातें पढ़ते। विंध्याचल का पठार क्या है, तो अभी हम लोग पढ़े कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला इस पठार का नाम क्या है बताइए, तो विंध्याचल, विंध्याचल का पठार, विंध्याचल, ठीक है ना। और इसी में विंध्याचल पठार के जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है, परतदार चट्टान का बना है। परतदार चट्टान कहते हैं किसे, परतदार, या मतलब मुख्य रूप से कहेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के कैमूर तक ही फैला हुआ है विंध्याचल पर्वतमाला। और ये परतदार चट्टान कहते हैं मलवा उलवा से ही जम करके ऊपर में जितनी नदियां सब बह करके जो मलवा उलवा ले करके आई उससे ही बना हुआ है,
ठीक है ना, विंध्याचल। तो अग्नि चट्टान कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, अंदर के गर्म तरल पदार्थ निकला और जम गया, जो चट्टान बना उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। और उसी चट्टान के काट छांट हो करके और उसके मलबा को बहा बहा के दूसरा जगह ले जाके जमा होते 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 जो चट्टान बना उसे परतदार चट्टान कहें। ये दो टाइप के चट्टान है, यही परतदार चट्टान है। और विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, जो उत्तर और दक्षिण को अलग करेगा। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में, इसी में देखिए यहाँ सतपुरा की पहाड़ी है, अभी पढ़े, ये है मैकाल, और ये है छोटा नागपुर, और ये है पारसनाथ, ये है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है ना, क्रम से याद रखना है, पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ी का क्रम। सबसे पहले सतपुरा, विंध्याचल ऊपर में, इस सतपुरा और इसी के बीच में मालवा है, समझ रहे हैं ना, इधर था बीच में मालवा, विंध्याचल, ठीक है ना, मालवा इधर बीच में है, और ये क्रम से पांचू है, एकदम एक अक्षांश में। कहेंगे कौन, बताइए तो। सतपुरा के पूरब में कौन, सतपुरा के पूरब में मैकाल, क्या बोलेंगे, मैकाल। सतपुरा मैकाल छोटा नागपुर, सतपुरा मैकाल छोटा नागपुर, पारसनाथ राजमहल, पारसनाथ राजमहल। चलिए, पारसनाथ झारखंड में, राजमहल की पहाड़ी भी झारखंड और पश्चिम बंगाल तक चला जाएगा। तो क्रम से बोलिए, सबसे पहले क्या देखें यहाँ पर, सतपुरा और मैकाल, छोटा नागपुर, पारसनाथ, राजमहल। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना है सबसे पहले, जो इसमें दिया है मैकाल पठार, तो मैकाल पठार की सबसे ऊंची बिंदु है अमरकंटक, अमरकंटक। अब मैकाले पठार है तो ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, इसमें सबसे ऊंचा वाला का नाम है ये अमरकंटक पहाड़ भी, और इसके ऊंची बिंदु को भी कहते हैं अमरकंटक है। और इसी अमरकंटक के अलग जगहों से 3 नदियाँ शुरू होती है, ठीक है ना। जो ऊपर में चली जाती है नदी, इसका नाम है सोन नदी, और एक इधर से निकल के जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसका नाम है महानदी, और एक इधर आ जाती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। तो 3 नदी शुरू होती है, सोन, महानदी, नर्मदा नदी। सोन महानदी और नर्मदा नदी, सोन महानदी और नर्मदा नदी, नर्मदा, सोन और ही महानदी। कहाँ से बताइए, मैकाल पठार से। पहले सतपुरा, तब मैकाल, तब छोटा नागपुर, तब पारसनाथ, तब राजमहल की पहाड़ी। और मैकाल पठार से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे ऊंची बिंदु है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई भी दिया है, कितना अमरकंटक की ऊंचाई है, 1036 मीटर। और ये पुरानी चट्टान है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जो इस रूप में ऊंचा था, ठीक है, इतना ही ऊंचा था। अगल बगल वाला जो है धस गया, इधर से भी और इधर से भी, तो ऊपर उठा ही रह गया, ये सब धस गया, ठीक है। तो इससे ही पहाड़ नजर आवे लगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचाई नहीं रहेगा, ये 1036 मीटर है। तो दो गो के अगल बगल के धस जाने से ही पर्वत बना है, उसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और इस घाटी को कहते हैं, जो नीचे धस गया और जो घाटी बना है, इसको कहेंगे रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। तो इस सब बातों को समझना है। और नर्मदा नदी भारत में सबसे अधिक भ्रंश घाटी से होके गुजरती है, सबसे अधिकांश भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन है, नर्मदा नदी। शुरू भी होती है भ्रंशे घाटी से, कौन, अमरकंटक पहाड़ी से। और ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी आ जाती है पश्चिम की ओर, उत्तर में चल जाती है सोन नदी, और दक्षिण में नीचे की ओर गिर के फिर इधर आ जाती है महानदी, पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस हिसाब से हम लोग कहें अमरकंटक, मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से 3 नदियाँ शुरू होती है, एक सोन नदी, एक महानदी और एक नर्मदा नदी। अब छोटा नागपुर की पहाड़ उसके पूरब में है, सतपुरा, मैकाल और छोटा नागपुर, पारस और राजमहल। तो कहेंगे कि मैकाल पहाड़ी के पूरब में है छोटा नागपुर, यहाँ खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा है, कोयला से लेके, लोहा से लेके, एल्युमिनियम से लेके, क्रोमियम से लेके, निकल से लेके, ये सब चीज़ पाए जाते हैं। इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं। रूढ़ एक जो है जर्मनी में एक पठार का नाम है, ठीक है ना, जर्मनी में, जिसमें बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो किसी भी देश में
किसी एक फिक्स एरिया में बहुत सारे खनिज संसाधन के स्रोत होते हैं, तो उसको उसका रूढ़ प्रदेश कहते हैं। ऐसे असली रूढ़ जर्मनी में है। तो भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार के खनिज संसाधन के प्रचुरता के कारण, संपन्नता के कारण। अब जानना है, ये हो गया मैकाल, मैकाल और छोटा नागपुर, और ये पूरब साइड में हो जाएगा, पश्चिम साइड में हो जाएगा सतपुरा। सतपुरा पहले, तब मैकाल, तब छोटा नागपुर। ठीक है ना? ये तीन को बड़ा है, बाकी पारासनाथ राजमहल के बारे में पढ़ना नहीं है, ये तीनों के बारे में पढ़ना है, बस उसका नाम याद रखना है कि क्रम में, ऑर्डर में कौन है, और ये तीन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग मैकाल भी पढ़ लिए और छोटा नागपुर भी पढ़ लिए। अब एक जानना है कौन चीज? सतपुरा की पहाड़ी। तो सतपुरा की पहाड़ी या मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टान से बना है, परतदार चट्टान से ही नहीं बना है। और इसकी सबसे ऊंची बिंदु धूपगढ़ी है, जो कितना ऊंचा है? 1350 मीटर। बताइए, सतपुरा की ऊंची बिंदु कौन है? धूपगढ़ी। कितना ऊंचा? 1350। और इसी के ऊंची बिंदु महादेव पर्वत है, और इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकल। 4 गो बात बस जाने के सतपुरा से, सतपुरा से 4 बात। नर्मदा नदी के नीचे है, पहला तो यही है। और यहाँ से इसके दक्षिण और पूर्वी भागों में ताप्ती नदी बहती है। तो कहेंगे नर्मदा और ताप्ती के बीच में एगो पहाड़ का नाम बोलिए, तो क्या है? सतपुरा की पहाड़ी। नर्मदा ताप्ती के बीच के एक पहाड़ का नाम बोलिए, कौन है? सतपुरा की पहाड़ी। और इसकी सबसे, अभी पहाड़ है तो एक एगो ऊंचा वाला इसका नाम है महादेव पर्वत। क्या नाम है? महादेव पर्वत। और इसी की सबसे ऊंची बिंदु है धूपगढ़ी। ठीक है ना? ऐसा बहुत सारा है, तो में एगो ऊंचा रहता है, फिर बगल में ऐसा बहुत सारे ऊंची ऊंची पहाड़ों का ना संगम होता है एक पर्वत। तो सबसे ऊंची बिंदु एगो जो ऊंचा वाला श्रृंखला है, इसका नाम है महादेव पर्वत। और इसकी सबसे ऊंची बिंदु हो गया धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर। और इस धूपगढ़ी से नहीं, इधर पूर्वी वाला भाग से एक नदी शुरू होती है, जिसका नाम है मुल्ताई गांव है। कौन गांव है? मुल्ताई गांव। तो मुल्ताई गांव से शुरू होती है ताप्ती नदी। और यह ताप्ती नदी, जो झेलम नदी हम लोग पढ़े हैं ना, दोनों 724 किलोमीटर लंबा है। ताप्ती नदी भी और उधर से झेलम नदी भी। ठीक है? तो यह हम लोग जाने 4 बातें कि सतपुरा पहाड़ी है, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है, और इसकी ऊंची बिंदु धूपगढ़ी है, महादेव पर्वत की ऊंची बिंदु है, और यहाँ से ताप्ती नदी इसके उत्तर पूर्वी भागों से शुरू होती है। अब जानना है दक्कन का पठार। ध्यान दीजिए सभी कोई, थोड़ा सा और समय दीजिए। दक्कन का पठार, जैसे हम लोग इधर आएंगे, ये हो गया विंध्याचल, मालवा बीच में आ गया, सतपुरा आ गया, मैकाल आ गया, छोटा नागपुर आ गया, नर्मदा नदी इधर से आ गई, इधर से ताप्ती नदी आ गई, और इधर महाराष्ट्र का एरिया पड़ेगा। और महाराष्ट्र का इतना एरिया है, इसके पूर्वी वाले क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार आकृति में एक पर्वत है, इसका नाम है दक्कन का पठार। क्या नाम है बोलिए तो? और दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को, इस साइड वाला भाग को विदर्भ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विदर्भ। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में ज्वालामुखी चट्टान से बना है, और जिस ज्वालामुखी चट्टान को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें बैसाल्ट खनिज की प्रधानता है इसमें, जो कि अग्निज चट्टान का ही उदाहरण है। तो बैसाल्ट खनिज पाए जाते हैं। काली मिट्टी भी, इसका संरचना काली मिट्टी टाइप की है। इसमें पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, इस साइड वाला भाग को क्या बोल देंगे? विदर्भ। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, पश्चिम में ऊंचे और पूर्व की ओर कम ढला, माने इसका भी ढलाव ऐसे ही है, माने इधर ज्यादा ढला हुआ है पश्चिम में, और पूरब की तरफ कम ढलाव। ऐसे इधर पूरा ढलावे, इधर ऊंचा है, इधर सब नीचा है। ऐसे याद कर ले के बारे में। तो इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, और ये पश्चिम में ज्यादा ऊंचा और पूरब में कम ढाल है। यह जो है त्रिभुजाकार है और धारवार, बस इतने तो हम लोग पढ़वे किए कि यह महाराष्ट्र में पड़ता है। और यह जो ज्वालामुखी वैशाल चट्टान का बना हुआ है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, पश्चिम में ऊंचा है, पूरब में नीचे ढलान है। और इसी में हम लोग पढ़े कि यह जो है त्रिभुजाकार आकृति में है। अब इसी के जैसे नीचे आइएगा ना, तो एक धारवार मिलेगा, धारवार। ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटक।
तो ये कर्नाटक में इस पहाड़ का नाम है धारवाड़। क्या नाम है इसका? धारवाड़। और धारवाड़ को नीचे में दक्षिणी धारवाड़ कहेंगे, और इसको दो भाग में बांट दिया गया है, यह पूरब और इधर पश्चिम। तो ये पूरब वाला का नाम है इस पूरब वाला का नाम है, याद रख, कावेरी नदी शुरू होती है जहां से, उसको हम लोग कह देते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है इसका? ब्रह्मगिरी। और इधर पश्चिम वाला का नाम है बाबा बुदन। क्या नाम है बोलिए तो? बाबा बुदन की पहाड़ी। और पूरब वाला को कहेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। पहले तो इसका नाम पूरा धारवाड़, धारवाड़ के नीचे में दक्षिणी धारवाड़, इसको दो भाग में बांट दिया गया, पूरब और पश्चिम। तो पूरब वाला को कहे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, पश्चिम वाला कहे बाबा बुदन की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी शुरू होती है। कौन नदी शुरू होती है? कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी से कौन नदी शुरू होती है? कावेरी नदी। तो इतना आराम से याद हुआ। कर्नाटक में धारवाड़ है, दो भाग नीचे में, उत्तर दक्षिण, दक्षिण को दो भाग, ब्रह्मगिरी, बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी। बहुत बड़का बात है क्या? और ये कहाँ पर सभी पढ़ रहे हैं? कर्नाटक में। बस अब नीचे तक एक देख लेते हैं लास्ट। ये हो गया पूरा दक्कन हो गया, इधर इधर हो गया पूरा गोवा, इधर धारवाड़, और फिर इधर आएंगे तो ये पूरा कर्नाटक ही पूरा है, और इधर केरल है, और तमिलनाडु है। तो ये वाला पूरा जो है पहाड़ का नाम है आनामलाई की पहाड़ी। क्या? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है? नीलगिरी। जो कि अधिकांश तमिलनाडु में, इतना तमिलनाडु में, और इतना केरल में, इतना केरल में, ठीक है, और इतना जो है ये जो पड़ता है नहीं कर्नाटक में, और इतना केरल में। तीन जगह है। सबसे ज्यादा कहाँ? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, और तब कर्नाटक, तब केरल। और ये पूरे पहाड़ को कहते हैं नीलगिरी पहाड़। कौन पहाड़ कहते हैं? नीलगिरी। ये भी जैवमंडल रिजर्व में सम्मिलित है। नीलगिरी क्षेत्र बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, इसीलिए इस प्रकार के जैव विविधता क्षेत्रों को जैवमंडल रिजर्व घोषित किया जाता है। जिसमें हम लोग नंदा देवी फूलों की घाटी भी पढ़े थे, और इसको भी पढ़े नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु जो है डोडा बेटा है। क्या है बोलिए तो? नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु का नाम बोलिए कौन सी है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु का नाम क्या है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु का नाम क्या है? डोडा बेटा। ठीक है। तो और उसके नीचे, अभी फिर इसको आगे दिया है, तब तक हम लोग पढ़ लेते हैं, नीचे तक आ जाते हैं पहले। नीलगिरी के नीचे है आनामलाई। कौन पहाड़ी है? और उसकी सबसे ऊंची बिंदु है अनईमुदी। नीलगिरी की सबसे ऊंची बिंदु डोडा बेटा, आनामलाई की सबसे ऊंची बिंदु अनईमुदी, जो पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंची बिंदु है, और 2695 है, जबकि डोडा बेटा 2637 है। डोडा बेटा भी कम नहीं है, कितना है? 2637 मीटर दूसरी ऊंची बिंदु, और अनईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। इतना बात क्लियर? तो एक बार बोलिए, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर को दक्षिण से अलग करता है, मालवा के पठार उसके नीचे है, त्रिभुजाकार रूप में मालवा में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़े कि चंबल नदी से लेकर के उसकी सहायक नदी छिपरा है, छिपरा है, उसकी सहायक नदी काली सिंध पार्वती है, और एक अलग से बेतवा नदी, जो ये सब शुरू होती है मालवा पठार से। और चंबल नदी में ही वही ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन शहर, छिपरा नदी का नाम महाकालेश्वर मंदिर है, धार का किला है, ठीक है ना, अशोक का बनाया गया सांची का स्तूप है, सब मालवा पठार में पढ़ेंगे। और विंध्याचल उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उसके नीचे सतपुरा की पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, छोटा नागपुर की पहाड़ी। पहले सबसे पहले छोटा नागपुर पढ़ लेते हैं, इसकी जो है छोटा नागपुर, जो कि छत्तीसगढ़ झारखंड तक इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड तक। छोटा नागपुर को भारत का रूढ़ कहते हैं, खनिज संसाधन के ज़्यादा प्रचुरता के कारण। उसके नीचे जो उसके पश्चिम में मैकाल श्रेणी, मैकाल की ऊंची बिंदु अमरकंटक, इसको 1036 मीटर ऊंचाई है। 3 नदियां शुरू होती है, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। और इसमें हम लोग पढ़े, इसके बाद सतपुरा की पहाड़ी है। सतपुरा की सबसे ऊंची बिंदु का नाम है धूपगढ़ी, जो कि 1050 मीटर ऊंचा है। सतपुरा के नीचे से ही ताप्ती नदी शुरू होती है, नर्मदा ताप्ती के बीच में कहेंगे कौन सा पठार है, तो कौन कह देंगे? सतपुरा। या पहाड़ी कौन है? तो सतपुरा। एक और बात, अगर कहेगा आपको कि दो गो नदी के बीच में एगो पहाड़ कहे, और दो पहाड़ के बीच में एगो नदी कहेगा, कहेगा विंध्याचल। क्वेश्चन पूछा हुआ है विंध्याचल,
सतपुरा के बीच में कौन नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन पहाड़ है? तो सतपुरा पहाड़। इतना बात क्लियर। नीचे हम लोग पढ़ें कि दक्कन का पठार है जिसके पूर्वी त्रिभुजाकार है, पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। फिर नीचे हम लोग आ जाते हैं तो धारवाड़, धारवाड़ के नीचे एगो बाबा बुदन, एगो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी, उसके नीचे नीलगिरी, नीलगिरी की ऊंची बिंदु डोडा बेटा, डोडा बेटी 2637 मीटर, और उसके नीचे अनामलाई, अनामलाई की ऊंची बिंदु अनईमुड़ी, अनईमुड़ी 2695 मीटर। अनईमुड़ी पूरा तमिलनाडु में पड़ता है, अनामलाई पूरा कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। बाकी अभी बहुत सारी बात इसमें जानना है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ठीक है ना। हम लोग तीसरा खंड अभी चौथा खंड पढ़ रहे हैं, जिसमें दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं, तो बाकी बातें कल पढ़ेंगे। इतना पढ़ के आइएगा, टेस्ट होगा दूसरा चैप्टर का, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक।